यह कहानी एक गरीब युवक की है जिसकी किस्मत एक काले तेंदुए की जान बचाने के बाद बदल जाती है जब वह जंगल में था। कैसी है यह कहानी, आइए इसे अंत तक सुनते हैं। उस शाम का आसमान ऐसा लग रहा था मानो गीले कागज पर कोयला घिस दिया गया हो। पहाड़ियों की ओर से काले बादल घुमड़ रहे थे जो अपने साथ नम मिट्टी की गंध और भारी बारिश का वादा लेकर आ रहे थे। जंगल की ओर जाने वाले एक छोटे पथरीले रास्ते पर एक दुबला पतला युवक धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कंधे पर झूठ की एक बोरी लटकी हुई थी। उसके कुर्ते का रंग उड़ चुका था और पैरों की चप्पल की बस एक ही पट्टी बची थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा धैर्य था, जैसे उसने बहुत पहले ही अपनी किस्मत से समझौता कर लिया हो। उसका नाम अर्जुन था। उसकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उसके माथे की लकीरें और हाथों पर लगे घाव के निशान उसे कहीं ज्यादा उम्र का दिखाते थे। हर सुबह वह सूखी टहनियां इकट्ठा करने के लिए जंगल जाता था। उन टहनियों को वह इकट्ठा करता, बेंत की रस्सी से बांधता और जलाने वाली लकड़ी के तौर पर बाजार में बेच देता। उसकी कीमत कुछ खास नहीं मिलती थी, कभी कभी बस मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा खाना पकाने का तेल खरीदने के लिए ही काफी होती थी। लेकिन अर्जुन के लिए घर पर बिस्तर पर पड़ी अपनी बीमार मां को उस दिन का खाना खिलाने के लिए इतना ही काफी था। उनका घर गांव के एक छोर पर था। उसकी छत ताड़ के पत्तों की बनी थी जो अब काले पड़ चुके थे। दीवारें बांस की बुनी हुई थीं, जिनमें जगह जगह छेद थे। जब रात की हवा चलती तो ठंडी हवा आसानी से अंदर घुस आती। उसकी मां सावित्री काफी समय से ज्यादा दूर चल नहीं पाती थीं। 2 साल पहले खेत में गिरने के बाद उनके पैर लकवाग्रस्त हो गए थे और तब से अर्जुन की जिंदगी बदल गई। घर का सारा बोझ वह अकेले ही उठाता था। इसके बावजूद अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की। वह अपनी मां से एक साधारण तरीके से प्यार करता था, अपनी खामोशी से, अपने काम से, अपने धैर्य से। उस शाम उसके कदम गांव की सीमा को पार करके जंगल की ओर उतरते एक पगडंडी पर बढ़ रहे थे। रास्ते भर झिंगुरों की आवाज गूंजने लगी थी। नम हवा गीले पत्तों की सुगंध के साथ मिलकर नाक में चुभ रही थी। अर्जुन ने और भारी होते आसमान को देखा और फिर खुद से फुसफुसाया, अगर मेरे एक गट्ठर इकट्ठा करने से पहले बारिश आ गई तो कल हम क्या खाएंगे? मां, उसने अपने कदम तेज कर दिए। सूखी टहनियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। कुछ पुरानी टूटी हुई सागौन की शाखाएं थीं जिन्हें किसी ने काटा था। वह उन्हें एक एक करके उठाने लगा और अपनी बोरी में भरने लगा। दूर से पक्षियों की आवाज हवा में बजती किसी बांसुरी की तरह सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह काम करता गया, आसमान और भी काला होता गया। हवा पागल हो गई और पेड़ पौधे बेतहाशा झूमने लगे। पहाड़ी के पीछे दूर बिजली चमकी। अर्जुन जानता था कि उसे घर लौट जाना चाहिए, लेकिन उसकी बोरी अभी तक भरी नहीं थी, इसलिए वह डटा रहा। वह उस पगडंडी पर आगे बढ़ता रहा जो जंगल के उस हिस्से की ओर जाती थी जहां वह कम ही जाता था। वहीं उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसके कदम रुक गए। एक गरजना भारी और कर्कश झाड़ियों के पीछे से आई, जैसे किसी बड़े पत्थर को धातु से रगड़ा जा रहा हो। अर्जुन जम सा गया। उसका सीना डर से तुरंत कस गया। उसने धीरे से नीचे देखा। उसकी आंखें उस आवाज की दिशा का पता लगाने लगीं और एक बड़े पेड़ के तने की छाया के पीछे उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। एक काला तेंदुआ। उसका शरीर बड़ा था, बिना चांद वाली रात की तरह गहरा काला। उसकी पीठ के बाल बारिश से भीगे हुए थे और उसकी आंखें अंधेरे में 2 अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह हिला नहीं, बस झाड़ियों के पीछे से अर्जुन को घूरता रहा। लेकिन जिस चीज ने अर्जुन को हैरान किया वह उसकी घूरती आंखें नहीं, बल्कि उसके अगले पैर में लिपटा लोहे का फंदा था। वह तेंदुआ फांसा हुआ था। अर्जुन एक कदम पीछे हटा। उसने अपना थूक निगला। वह जानता था कि यह जानवर कितना खतरनाक है, लेकिन उसके अंदर की किसी छोटी सी चीज ने कुछ ऐसा जिसे समझाया नहीं जा सकता उसे पास जाने के लिए प्रेरित किया। उसने ध्यान दिया कि वह फंदा जमीन में गड्ढे एक बड़े लोहे के टुकड़े से जुड़ा था जिसे शायद शिकारियों ने लगाया होगा। तेंदुए के पैर के घाव से खून बहकर जमीन को गीला कर रहा था। वह जानवर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब वह हिलता फंदा और भी गहरा धंस जाता। किस बेर हमने यह किया? अर्जुन धीरे से फुसफुसाया। तेंदुए ने धीरे से गुर्राया। उसकी आंखों में जंगलीपन नहीं, बल्कि एक अजीब सी निराशा झलक रही थी। बारिश शुरू हो गई। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें पत्तों से टकराकर अर्जुन के चेहरे पर टपक रही थीं, जो अब उकड़ूं बैठ चुका था।
उसके सीने में डर और दया के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। वह जानता था कि एक गलत कदम उसे मौत के मुंह में धकेल सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर वह अभी चला गया तो वह जानवर सुबह होने से पहले ही फंदे में मर जाएगा। अर्जुन ने अपने होंठ काटे। उसने फिर से उस फंदे को देखा, फिर अपनी बोरी खोली। उसके अंदर केवल टहनियां, एक रस्सी और एक सीजीजीज सा चाकू था। उसने वह चाकू बाहर निकाला और धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता तुम सुन रहे हो या नहीं, पर मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तेंदुए ने उसे देखा। कोई गुर्राहट नहीं थी, बस भारी सांसें निकल रही थीं, जैसे नरक से हवा का झोंका आ रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे कदम दर कदम पास आया, सिर झुकाए हुए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आंखें सीधे न मिले। उसने अपना हाथ फंदे की ओर बढ़ाया, उसे खींचने की कोशिश की। वह फंदा मोटा, ठंडा था और जानवर की खाल से चिपका हुआ था। उसके नीचे का घाव लाल खुला हुआ था। माफ करना, बस थोड़ी देर सब्र करो, उसने धीरे से कहा। तेंदुए ने दर्द से कराह उठा। उसका शरीर तन गया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। अर्जुन ने उस लोहे के आधार से बंधी अतिरिक्त रस्सी को काटना शुरू कर दिया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। धातु के किनारे से उसकी उंगलियां कट गईं। बारिश और तेज हो गई, जिससे सब कुछ फिसलन भरा हो गया। जब आखिरकार बंधन ढीला हो गया, अर्जुन ने उसे अपनी पूरी ताकत से खींचा। एक झटके के साथ जमीन में गड़ा लोहा निकल गया और फंदा ढीला हो गया। तेंदुआ चौंक गया। अचानक कुछ कदम पीछे हटा, जमीन को खरोंचा और जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई, जिससे पक्षी डालियों से उड़ गए। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह जानवर शांत हो गया। उसने अर्जुन को फिर से बहुत देर तक देखा। फिर भारी कदमों से वह तेंदुआ धीरे धीरे जंगल के अंधेरे की ओर चला गया और कांपते हुए अर्जुन को वहीं छोड़ गया। अर्जुन कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। उसे नहीं पता था कि वह अभी अभी मौत से बचा है या उसे कोई अजीब सा आशीर्वाद मिला है। बारिश नहीं रुकी, लेकिन उसके दिल में कुछ गर्म था, एक राहत का एहसास जिसे समझाना मुश्किल था। उसने जमीन पर बचे हुए फंदे को देखा, फिर उसे उठाकर अपनी बोरी में रख लिया। अब तुम आजाद हो, वह बुदबुदाया। उम्मीद है तुम भूलोगे नहीं कि तुम्हारी मदद किसने की थी। वह बारिश में घर की ओर चल पड़ा। उसकी बोरी अभी भी आधी ही भरी थी, लेकिन उसके कदम हल्के महसूस हो रहे थे। उस नाराज आसमान के नीचे अर्जुन को लगा जैसे उसने अपने से कहीं बड़ी किसी चीज को चुनौती दी है और कांपते हाथों और उंगली पर एक छोटे से घाव के बावजूद जीत गया है। जब वह घर पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी। बीच के कमरे में मिट्टी के तेल का दिया टिमटिमा रहा था और उसकी मां चटाई पर सो चुकी थी। अर्जुन ने अपने गीले कपड़े बदले और फिर अपनी मां के पास बैठ गया। उसने उस बूढ़े चेहरे को एक ऐसी चाहत से देखा जो कभी खत्म नहीं होती थी। वह बताना चाहता था कि अभी क्या हुआ, उस बड़े काले जीव के बारे में, अपने डर के बारे में, अपने उस साहस के बारे में जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। लेकिन वह जानता था कि उसकी मां को नींद की जरूरत है, इसीलिए वह बस देखता रहा। धीरे धीरे अपनी मां का हाथ सहलाता रहा। मां, वह फुसफुसाया, अगर कल मैं गरीब नहीं रहा तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर खरीदना चाहता हूं जिसमें बारिश का पानी न टपके और जिसकी खिड़की सूरज की ओर खुले। उसकी मां ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी कमजोर सांसों के बीच से ऐसा लगा जैसे सपनों के बीच एक मुस्कान खिल गई हो। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। बारिश अभी रुकी नहीं थी, लेकिन घर के बाहर से उसे कुछ सुनाई दिया, एक धीमी आवाज, जैसे जंगल में दूर से एक छोटी सी दहाड़। उसने बांस की खिड़की खोली, अंधेरे जंगल की ओर देखा। हवा अपने साथ मिट्टी की गंध और पत्तों से गिरते पानी की आवाज लेकर आई। न जाने क्यों उसका दिल धीरे धीरे धड़क उठा। उसे लगा जैसे उसे कोई देख रहा है, हालांकि वहां कोई नहीं था। एक अजीब सा एहसास हुआ कि उन गीले पेड़ों के पीछे एक काला जीव चुपचाप लेटा हुआ है, गांव के छोर पर बने उस छोटे से घर की ओर देख रहा है और उस युवक का चेहरा याद कर रहा है जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। उस तूफानी रात के बाद से अर्जुन को लगा जैसे जंगल में कुछ बदल गया है। पक्षियों की आवाज अब वैसी नहीं थी, हवा की दिशा अलग महसूस होती थी और जब भी वह जंगल में जाता तो हवा उसे घूरती हुई सी लगती। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पगडंडी पर पहुंचते ही उसका दिल हमेशा तेज धड़कने लगता था जहां उसने उस काले तेंदुए की मदद की थी। अगले कुछ दिन बिना किसी बड़ी घटना के बीत गए। वह टहनियां उठाता रहा,
छोटी नदी से पानी भरता रहा और अपनी मां की देखभाल करता रहा, जो और भी कमजोर होती जा रही थी। लेकिन खामोशी के बीच उसका मन हमेशा उस काले जीव की ओर लौट जाता। बारिश में चमकती आंखें, घावों से भरा शरीर और वह नजर जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। कभी कभी रातें बहुत ज्यादा खामोश लगती थीं। हवा ताड़ के पत्तों की छत पर सरसराती और उसे पिछवाड़े में टहनी टूटने जैसी आवाज सुनाई देती। उस आवाज से उसके रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन जब भी वह दरवाज खोलकर बाहर अंधेरे में देखता तो बस खामोश जंगल ही उसे घूरता हुआ मिलता। एक रात तक जब चांद आसमान में पूरा निकला, गोल, ठंडा और पीला, अर्जुन ने जंगल में वापस जाने का फैसला किया। वह एक छोटी सी टोकरी लेकर गया जिसमें बची हुई रोटी और सूखी मछली का एक टुकड़ा था। इसलिए नहीं कि वह बहादुर था, बल्कि एक अजीब से अपराध बोध के कारण। उस तेंदुए को बचाने के बाद से उसके दिल में कुछ बेचैनी थी। वह लगातार सोचता रहा कि क्या वह जानवर अभी भी जिंदा है या अंधेरे में कहीं अकेला मर गया है। उस रात जंगल शांत लेकिन जिंदा था। झिंगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, चांद की रोशनी टहनियों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे गीली जमीन पर चांदी की लकीरें बन रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे उसी रास्ते पर चला जैसे उस बारिश वाली रात को चला था। वहां उन झाड़ियों के बीच जो फिर से उगने लगी थीं, अभी भी उस लोहे के फंदे के निशान थे जिसे उसने छोड़ा था। उस पर काला जंग लग गया था। वह उकड़ूं बैठ गया। उसे अपनी उंगली के सिरे से छुआ। उसके आसपास की हवा सामान्य से ज्यादा ठंडी महसूस हो रही थी। अचानक पेड़ों के पीछे से एक बड़े जीव की भारी सांस लेने की आवाज आई। अर्जुन सीधा हो गया। उसकी आंखें तेज हो गईं। दो बड़े पेड़ों के बीच के अंधेरे की ओर घूर रही थीं, और वहीं जैसे धुंध से प्रकट हुआ हो, वह काला साया खड़ा था। बड़ा शरीर, काली चमकदार खाल के नीचे लहरदार मांसपेशियां जो चांद की रोशनी को दर्शा रही थीं। वही आंखें जो उसे चुपचाप देख रही थीं। अर्जुन हिला नहीं। उसके फेफड़ों में हवा जैसे जम गई थी, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। जो उभरा वह कुछ अजीब था। सीने में एक गर्म एहसास, एक ऐसा एहसास जो आमतौर पर तब ही होता था जब वह अपनी मां को मुस्कुराते हुए देखता था। तुम अभी जिंदा हो? उसने धीरे से कहा। काले तेंदुए ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह गया भी नहीं। उसके कदम धीमे थे, सावधान। एक एक कदम करके वह पास आया। जब उनके बीच सिर्फ 5 कदम की दूरी रह गई, अर्जुन ने छोटी सी टोकरी जमीन पर रख दी। मैं थोड़ा सा खाना लाया हूं, शायद काफी हो। उस जानवर ने टोकरी को देर तक देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर उसे सूंघा। उसने धीरे धीरे खाया। उसकी जीभ रोटी और मछली को लगभग कोमलता से छू रही थी। अर्जुन बस चुपचाप खड़ा देखता रहा, और पहली बार उसे उस जंगल में अकेलापन महसूस नहीं हुआ जो उसे हमेशा डराता था। उस रात के बाद एक नई आदत शुरू हो गई। हर कुछ दिनों में अर्जुन घर से बचा हुआ खाना लेकर जंगल आता। कभी चावल, कभी पड़ोसियों द्वारा दिया गया मांस का छोटा टुकड़ा, और हर बार वह काला तेंदुआ प्रकट होता। हमेशा उसी जगह, हमेशा चांद की रोशनी के नीचे। उसने उसका नाम काली रखना शुरू कर दिया। यह नाम बस यूं ही उसके दिमाग में आ गया था। सुबह की रोशनी से पैदा हुआ एक साया, क्योंकि भले ही काली का शरीर रात की तरह काला था, उसकी उपस्थिति एक ऐसी गर्मी लाती थी जिसे समझाना मुश्किल था। काली, उसने एक रात कहा, जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए, अगर तुम सुन रही हो तो गांव वालों को परेशान मत करना। वे तुम्हें नहीं समझते, वे डरते हैं। उस तेंदुए ने बस उसे देखा जैसे सुन रहा हो, फिर धीरे से अपना सिर झुकाया। एक छोटी सी हरकत, लेकिन अर्जुन को यह विश्वास दिलाने के लिए काफी थी कि वह जीव समझता है। लेकिन जंगल के बाहर की दुनिया उन रातों की तरह खूबसूरत नहीं थी। गांव में रात में रहस्यमयी दहाड़ की खबरें फैलने लगीं। कुछ किसानों की बकरियां गायब हो गईं। किसी ने कसम खाकर कहा कि उसने धान के खेत के किनारे एक बड़ा साया देखा है। गांव वाले डरने लगे, और हमेशा की तरह वे किसी को दोष देने के लिए ढूंढने लगे। अर्जुन का नाम सामने आया। वह अक्सर अकेले जंगल जाता है। शायद वह कोई बुरी आत्मा पालता है। हो सकता है वह हमारे गांव पर मुसीबत ला रहा हो। ये बातें एक मुंह से दूसरे मुंह तक फैलीं। एक शाम तक जब गांव का सरपंच उसके घर आया, अर्जुन, उसने ठंडे स्वर में कहा, गांव वाले परेशान हैं। उन्होंने सुना है कि तुम अक्सर रात में जंगल जाते हो।
अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके दोनों हाथ उसके घुटनों को पकड़े हुए थे। मैं बस टहनियां लेने जाता हूं। सरपंच जी, अगर सिर्फ टहनियां लेने जाते हो तो हर रात तुम्हारे घर के पीछे के जंगल से दहाड़ क्यों सुनाई देती है? सरपंच की आवाज और तेज हो गई। अगर सच में कोई जंगली जानवर है तो यह गांव के लिए खतरनाक हो सकता है। अर्जुन जवाब देना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान सिल गई थी। वह जानता था कि अगर उसने सच बताया तो वे विश्वास नहीं करेंगे। इससे भी बदतर, वे शायद काली का शिकार करने निकल पड़े। आखिरकार उसने बस धीरे से कहा, माफ कीजिए सरपंच जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सरपंच ने नाक सिकोड़ी। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे, याद रखना। उस रात अर्जुन घर के बाहर एक पुराने सागौन के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसका दिल जल रहा था। उसने आसमान को देखा, एक ऐसे जवाब की तलाश में जो कभी नहीं आया। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी क्यों थी। उस पर शक किया जाता, उसे परखा जाता, उससे दूर रहा जाता, जबकि उसके पास सिर्फ नेक इरादे थे। अचानक जंगल से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों ने एक हल्की सी चमक पकड़ी। अंधेरे में दो सुनहरी आंखें। काली, तुम फिर आ गई। तुम्हारी वजह से मुझे दोषी ठहराया जा रहा है, पता है, पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। अर्जुन की आवाज धीमी थी, लगभग एक प्रार्थना की तरह। उसने उस जीव को देखा जो उससे कुछ मीटर दूर चुपचाप खड़ा था, एक जीवित काले साए की तरह। फिर बिना जाने उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम शायद सिर्फ एक जानवर हो, लेकिन सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो। काली पास आई, फिर धीरे से जमीन पर बैठ गई। उससे बस कुछ ही कदम दूर एक छोटी सी दहाड़ निकली, लेकिन इस बार उसकी आवाज धीमी थी, बीजेंट, लगभग एक गुनगुनाहट की तरह। अर्जुन हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। बहुत समय बाद पहली बार उसे स्वीकार किया हुआ महसूस हुआ, किसी इंसान द्वारा नहीं, बल्कि खुद उस जंगल द्वारा। दिन हफ्तों में बदल गए। काली की उपस्थिति अर्जुन के जीवन का हिस्सा बन गई। कभी कभी वह नदी के किनारे बड़े पंजों के निशान देखता जहां वह कपड़े धोता था। कभी कभी जब वह टहनियां इकट्ठा कर रहा होता तो वह काला साया पेड़ों के बीच एक पल के लिए दिखाई देता, जैसे कोई खामोश संरक्षक दूर से निगरानी कर रहा हो। लेकिन हवा में कुछ बुरा महसूस होने लगा। कुछ अजनबी गांव में आए। वे बंदूकें लाए थे और सरपंच से बात कर रहे थे। उनके चेहरे कठोर थे, उनकी आवाजें ठंडी थीं। शिकारी, अर्जुन ने दूर से देखकर बुदबुदाया। वह उनका इरादा जानता था, और उस रात पहली बार अर्जुन को डर लगा, अपने लिए नहीं बल्कि काली के लिए। सूरज ढलते ही वह जंगल की ओर भागा। उसके कदमों की आवाज जल्दबाजी में थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी। जब वह उस सामान्य जगह पर पहुंचा जहां वह काली से मिलता था, उसने धीरे से सीटी बजाई, उस आवाज में पुकारा जिसे वह जानता था कि वह जानवर आ जाएगा। काली, घाटी की तरफ मत जाना, शिकारी आए हैं। जंगल खामोश था, कोई जवाब नहीं, बस पत्तों की सरसराहट और रात के कीड़ों की आवाज। वह बार बार पुकारता रहा जब तक कि उसकी आवाज बैठ न गई, लेकिन जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। आखिरकार वह बैठ गया, अपने घुटनों को गले लगा लिया, आसमान को देखने लगा। आधा चांद डालियों के ऊपर लटका हुआ था, और उस धुंधली रोशनी के नीचे उसने गीली जमीन पर बड़े पंजों के निशान देखे। काली के निशान ताजे उत्तर की ओर जा रहे थे, जंगल के उस गहरे हिस्से की ओर। अर्जुन खड़ा हो गया, उन निशानों की दिशा में देखने लगा। उसके छोटे से दिल में एक बुरा पूर्वाभास था, जैसे कि यह शांत रात एक बड़े तूफान से पहले का ठहराव हो। लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानता था, चाहे जो भी हो, वह किसी को भी काली को फिर से चोट नहीं पहुंचाने देगा। उस रात वह भारी कदमों से घर लौटा। वह जानता था कि छिपने का समय खत्म हो गया है। कल से उसे इंसानों का सामना करना होगा जो जानवरों से कहीं ज्यादा जंगली थे। और दूर धुंध से ढकी पहाड़ी की चोटी पर एक काला तेंदुआ चुपचाप खड़ा उस छोटे से गांव की ओर देख रहा था। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं, गुस्से से नहीं बल्कि एक अधूरे बंधन से। रात की हवा पहाड़ी की ओर से चली, अपने साथ गीले पत्तों और ताजी बारिश से भीगी मिट्टी की कड़वी गंध लेकर आई। वह छोटा सा गांव बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ बढ़ रहा था, कुछ जंगली और डरावना। लोग अब सामान्य लहजे में बात नहीं करते थे। चाय की दुकान पर, खेत में,
यहां तक कि नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर भी बस एक ही विषय था, गांव के पीछे के जंगल में घूमने वाला काला तेंदुआ। कल रात मेरी बकरी गायब हो गई, बस खून के धब्बे बचे थे। मैंने उसकी दहाड़ अर्जुन के घर के बहुत पास सुनी। वह लड़का बदकिस्मत है, शायद उसका जंगल की आत्माओं से कोई समझौता है। ऐसी खबरें सूखी घास में आग की तरह तेजी से फैली। इस बीच अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानता था कि काली किसी के मवेशियों पर हमला नहीं करती, वह हमेशा उसे अपने घर के बचे हुए खाने से खिलाता था। लेकिन एक गरीब युवक पर कौन विश्वास करेगा जिसका जीवन इंसानों से ज्यादा टहनियों और मिट्टी के करीब था। उस सुबह एक मोटर बाइक की आवाज मिट्टी की सड़क पर गूंजी। अर्जुन घर से बाहर निकला और 3 अजनबियों को उतरते देखा जो फटे पुराने हरे रंग की वर्दी पहने थे और लंबी बंदूकें लिए हुए थे। उनमें से एक ने सरपंच से बात की और फिर जंगल की ओर इशारा किया। शिकारी, वह धीरे से फुसफुसाया। उसका खून तुरंत ठंडा महसूस हुआ। वह जानता था कि वे काली के लिए आए हैं। उस रात गांव में जैसे रोशनी खत्म हो गई। घाटी से ठंडी हवा उतरी और तारे बादलों के पीछे छिप गए। अपने घर की खिड़की से अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी को जंगल के अंधेरे को चीरते हुए देखा। दूर से शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसके बाद उन आदमियों की कर्कश चीखें। वह चुप नहीं रह सकता था। वह जानता था कि बाहर काली का क्या खतरा इंतजार कर रहा है। मां, उसने अपनी कमजोर सोती हुई मां को देखकर धीरे से कहा, मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। मैं वादा करता हूं सुबह से पहले लौट आऊंगा। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें भारी लेकिन शांत थीं। अर्जुन ने उनके हाथ चूमे और फिर एक छोटी लालटेन और कमर में एक सेमे चाकू लेकर घर से बाहर निकल गया। उस रात जंगल एक जीवित अंधेरे समुद्र की तरह लग रहा था। चांद की रोशनी डालियों के बीच से छन रही थी, जिससे जमीन पर नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। अर्जुन झाड़ियों को चीरता हुआ भागा। उसका सीना 2 टकराती भावनाओं से गूंज रहा था, डर और प्यार। आगे कुछ ही दूरी पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। शिकारियों की चीखों ने सन्नाटे को चीर दिया। वहां मैंने एक बड़ा साया देखा। सावधान, वह उस चट्टान के पीछे है। फिर एक बंदूक का धमाका, पक्षी उड़ गए, टहनी टूटने की आवाज गूंजी और दुनिया जैसे सांस लेना भूल गई। अर्जुन ने अपने कदम और तेज कर दिए, अंधेरे को चीरता हुआ, जब तक कि उसके पैर कीचड़ में धंस नहीं गए। सामने उसने सुनहरी आंखों की एक चमक देखी। काली एक पैर घसीटते हुए भाग रही थी। गोली की आवाज फिर से गूंजी। उसके बाद उस जानवर की चीख जो रात के सीने को चीर गई। नहीं, अर्जुन चिल्लाया, उसे गोली मत मारो। लेकिन उसकी आवाज बारिश और अगली गोली की दहाड़ में डूब गई। वह आवाज के स्रोत की ओर भागा, अपने सीने पर मुक्का मारा ताकि उसका साहस भाग न जाए। काली एक बड़े पेड़ के पास गिर पड़ी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसके शरीर के एक तरफ से काला खून टपक रहा था। अर्जुन उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके कंधे हिलाए। उठो काली, उठो। उस जानवर ने अपनी आंखें खोलीं। उसे एक ऐसी गहरी नजर से देखा जिसमें दर्द, डर और समर्पण का मिश्रण था। अर्जुन रो पड़ा। वह जानता था कि उनके सामने 3 शिकारी पास आ रहे हैं, अपनी बंदूकें तान रहे हैं, एक छोटी सी हंसी हंस रहे हैं, जैसे किसी ने कोई खजाना पकड़ लिया हो। उसे मत छुओ, हट जा लड़के, यह एक खतरनाक जानवर है। अगर तूने हमें रोका तो तू भी मारा जाएगा। अर्जुन काली के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह सीधा खड़ा था। तुम लोग क्या चाहते हो? उसने किसी को परेशान नहीं किया। क्या तू हमें बेवकूफ समझता है? यह एक महंगा जानवर है, इसकी खाल बेची जा सकती है। हट जा छोटे बच्चे, वरना। गोली की आवाज हवा में गूंजी। अर्जुन को अपने दाहिने कंधे पर गर्मी महसूस हुई। फिर दुनिया घूमने लगी। वह गिर पड़ा। एक छोटे से खुले घाव से खून बहने लगा जो हड्डी के पास था। चीखों की आवाज बारिश के साथ मिल गई जो अब तेज होने लगी थी। लेकिन कुछ हुआ। सेकंडों में एक जोरदार दहाड़ ने पूरी घाटी को हिला दिया। काली, जो अभी लगभग बेजान थी, अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह पहले शिकारी की ओर कूदी। वह बड़ा शरीर उन पर एक काले तूफान की तरह टूट पड़ा। बंदूकें दूर जा गिरीं। घबराहट की चीखें गूंजीं। गोली मारो, उसे गोली मारो, जल्दी। एक एक करके वे शिकारी अपने हथियार छोड़कर नदी की ओर भाग गए। जंगल फिर से शांत हो गया। बस तेज बारिश की आवाज और अर्जुन की उखड़ी सांसें बची थीं। काली उसके सामने खड़ी थी।
लड़खड़ा रही थी। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसने अर्जुन को एक बार फिर देखा, एक ऐसी नजर जो अर्थों से भरी थी, जैसे कह रही हो अब तुम सुरक्षित हो, डरो मत। फिर बिना किसी आवाज के वह जानवर धीरे धीरे अंधेरे जंगल की ओर दूर चला गया। उसके कदम भारी थे, लड़खड़ाते हुए लेकिन निश्चित, जब तक कि वह काला साया धुंध और बारिश के पीछे गायब नहीं हो गया। अर्जुन जमीन पर बहुत देर तक पड़ा रहा। बारिश ने उसके पूरे शरीर को भिगो दिया था। उसके हाथ में लालटेन बुझ गई थी। बस कंधे पर लगे घाव से एक छोटी सी जलन बची थी। उसे नहीं पता कि वह कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो सूरज उगने लगा था। सुबह का आसमान हल्का भूरा था। उसके चारों ओर वन विभाग के अधिकारी आ चुके थे। उन्हें रात में गोलियों की आवाज की रिपोर्ट मिली थी। 3 शिकारी नदी के पास पकड़े गए, घायल और डरे हुए। उनके सबूतों में लोहे का फंदा, जाल और सुखाई गई जानवरों की खालें मिली। अर्जुन को इलाज के लिए चौकी ले जाया गया। उसके कंधे पर सफेद पट्टी बांधी गई, लेकिन उसका दिमाग खाली था। उसने बस एक अधिकारी से पूछा, क्या आपने उस काले तेंदुए को देखा? उस अधिकारी ने सिर हिलाया। बस उत्तर की ओर खून के निशान गए हैं, उसके बाद गायब हो गए। अगले कुछ दिन खाली महसूस हुए। गांव अचानक शांत हो गया, जैसे किसी ऐसी चीज पर मातम मना रहा हो जिसे उन्होंने कभी नहीं समझा। लोगों ने अर्जुन को दोष देना बंद कर दिया, यहां तक कि खाना लेकर भी आए। अपनी गलती का प्रायश्चित करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उस पर बेवजह आरोप लगाया था। सरपंच खुद उसके घर आया, गहराई से सिर झुकाया। माफ करना अर्जुन, हम गलत थे। अर्जुन बस हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह गुस्सा नहीं था, लेकिन उसका दिल एक जड़विहीन पेड़ की तरह खाली था। उस घटना के 3 रात बाद बारिश धीरे धीरे हुई। अर्जुन घर से बाहर निकला, दरवाजे के सामने बैठा जंगल की दिशा में देख रहा था। दूर से उसने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। सड़क के किनारे एक बड़ी टूटी हुई टहनी, गीले धातु की तरह काली और चमकदार। वह पास गया। वह टहनी भारी और ठंडी थी, लेकिन उसके सिरे पर एक गहरा लाल धब्बा था, जैसे खून सूख गया हो। अर्जुन ने उसे उठाया, आसमान को देखा और फिर फुसफुसाया, तुम अभी भी वहीं हो, है ना काली? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जंगल के अंदर से एक कोमल दहाड़ सुनाई दी, दूर लेकिन स्पष्ट। एक ऐसी दहाड़ जो अब डरावनी नहीं थी, बल्कि विदाई की आवाज जैसी थी। अर्जुन के चेहरे पर धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसने उस टहनी को गले लगा लिया, खामोश पेड़ों को देखते हुए। धन्यवाद, क्योंकि तुम तब आई जब मुझे जीने के लिए एक वजह की जरूरत थी। अगली सुबह वन विभाग के अधिकारी अर्जुन से मिलने आए। उन्होंने उसे एक युवा वन रक्षक की नौकरी की पेशकश की। वे उसकी बहादुरी और जंगल के बारे में उसके ज्ञान को जानते थे, जो कई जानवरों को शिकारियों से बचा सकता था। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, इसलिए नहीं कि वह सम्मानित होना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह उस आखिरी जगह की रक्षा करना चाहता था जो अभी भी काली की यादें संजोए हुए थी। कुछ हफ्तों बाद सुबह की गश्त के दौरान उसने नदी के किनारे बड़े पंजों के निशान पाए। वे निशान नए थे, गहरे, स्पष्ट और पहाड़ की ओर जा रहे थे। वह उनका आकार अच्छी तरह से जानता था। वह हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तुम जिंदा हो? उसने पूर्व की ओर देखते हुए धीरे से कहा। तुम अभी भी वहीं हो? फिर वह अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ जंगल में चला गया, उसी रास्ते पर जैसे पहले, लेकिन इस बार एक अलग दिल के साथ। एक ऐसा दिल जो अब अंधेरे से नहीं डरता था, क्योंकि वह जानता था कि उस अंधेरे के भीतर एक दोस्त है जो उसकी रक्षा कर रहा है। मौसम बदल चुका था। सुबह की ओस पत्तों के सिरों पर टिकी थी और सूरज की रोशनी उस पतली धुंध को चीर रही थी जो पेड़ों के बीच लटकी हुई थी। अर्जुन जंगल के किनारे खड़ा था, एक साधारण वन रक्षक की वर्दी पहने हुए, जिसके बाजू पर एक छोटा सा प्रतीक था, वन संरक्षक गिरिवन गांव। उस खूनी रात को 3 महीने हो चुके थे। वह रात जब काली धुंध और बारिश के पीछे गायब हो गई थी। अर्जुन का कंधा अब ठीक हो गया था, लेकिन उसके घाव का निशान अभी भी था, एक ऐसे निशान की तरह जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। जब भी वह उसे छूता, उसे याद आता कि उसकी जान एक ऐसे जीव ने बचाई थी जिसे इंसान जंगली मानते थे। अर्जुन के दिन अब साधारण लेकिन सार्थक काम से भरे थे। वह जंगल क्षेत्र की निगरानी करता, अवैध फंदों की जांच करता, गिरे हुए पेड़ों को चिह्नित करता
और यह सुनिश्चित करता कि कोई भी शिकारी बिना अनुमति के दोबारा प्रवेश न करे। कभी कभी वह चावल और उबले हुए शकरकंद का भोजन लेकर आता, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर घाटी को देखता, वह जगह जहां उसने पहली बार काली को देखा था। जंगल अब डरावना नहीं लगता था, वह उसका दूसरा घर बन गया था। एक ऐसी जगह जहां उसे लगा कि उसे अपने से कहीं बड़ी किसी चीज द्वारा देखा और स्वीकार किया जा रहा है। एक सुबह जब अर्जुन नदी के किनारे टहल रहा था तो उसने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को छोटी छोटी टहनियां और प्लास्टिक की थैलियां लाते हुए पाया। उनके साथ एक युवा शिक्षिका थीं जो उसे देखकर घबराई हुई लग रही थीं। अर्जुन मुस्कुराया और पास आया। तुम लोग यहां क्या करने आए हो बच्चों? शिक्षिका ने विनम्रता से सिर झुकाया। हम पेड़ लगाने आए हैं सर। सुना है कि यह जंगल पहले शिकारियों की वजह से बर्बाद हो गया था। अर्जुन ने उन बच्चों को एक एक करके देखा। क्या तुम जानते हो कि यहां उगने वाला हर पेड़ एक जान बचाने के बराबर है? इसे लापरवाही से मत लगाना, सकले में लिया, दिल से लगाना। बच्चे हल्की सी हंसी हंसे, लेकिन उन्होंने उसकी सलाह मानी। अर्जुन ने भी कुछ पौधे लगाने में मदद की। जब उसके हाथ एक युवा जड़ के ऊपर मिट्टी दबा रहे थे तो उसे लगा जैसे वह एक नए जीवन को छू रहा हो। अपने दिल के अंदर वह फुसफुसाया, देखो काली, अब तुम्हारे जंगल की देखभाल छोटे छोटे हाथ कर रहे हैं। दिन हफ्तों में बदल गए, गांव धीरे धीरे बदल गया। जो निवासी पहले जंगल से डरते थे अब उसका सम्मान करना सीख गए थे। उन्होंने जंगली शहद का उत्पादन शुरू किया, बांस उगाए और प्राकृतिक रूप से गिरी सूखी टहनियों से हस्तशिल्प बनाना शुरू किया। अर्जुन ने उनके उत्पादों को शहर में बेचने में मदद की। धीरे धीरे वह गांव समृद्ध हुआ, किसी खदान या शिकार से नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम से। सावित्री, उसकी मां, अब अक्सर बरामदे में बैठती, पंडान के पत्तों से चटाई बुनती। उनका चेहरा ज्यादा शांत दिखता था। तुम अब बदल गए हो बेटा, उन्होंने एक शाम कहा। पहले तुम बारिश आने पर शिकायत करते थे, अब तो तुम उसका इंतजार करते हो। अर्जुन हल्की सी हंसी हंसा, क्योंकि बारिश इस बात का संकेत है कि जंगल अभी भी जिंदा है मां। पहले मैं यह नहीं समझता था। हालांकि एक शांत रात में अर्जुन ने जंगल की ओर से कुछ सुना। एक कोमल दहाड़, दूर लेकिन स्पष्ट। वह तुरंत बिस्तर से उठा, लालटेन ली और बाहर चला गया। उस रात आसमान तारों से भरा था, जैसे पत्तों के ऊपर रोशनी की बौछार हो। वह उस पगडंडी से गुजरा जो कभी खून और घावों की गवाह बनी थी। जब तक वह नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, पानी चांद की रोशनी को दर्शाते हुए चमक रहा था। उस पार एक बड़ा काला साया खड़ा था। उसका शरीर गठीला था, उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं। काली, अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन वह जीव जिसे उसने बचाया था और जिसने उसे भी बचाया था, बस उसे देखता रहा, खामोश। कोई जोरदार दहाड़ नहीं, कोई गुर्राहट नहीं, बस एक गहरी और अर्थपूर्ण खामोशी। धीरे धीरे अर्जुन ने अपना हाथ उठाया, जैसे सलाम कर रहा हो। तुम जिंदा हो, उसने धीरे से कहा। मैं जानता था कि तुम अभी भी यहीं हो। काले तेंदुए ने थोड़ा सिर झुकाया, फिर मुड़ गया, लेकिन गायब होने से पहले उसने एक बार फिर देखा, जैसे अर्जुन को कुछ ऐसा समझने के लिए आमंत्रित कर रहा हो जो वह अभी तक नहीं समझ पाया था। और जब वह झाड़ियों और धुंध के पीछे गायब हो गया तो उसी दिशा से एक छोटा तेंदुआ शावक निकला। उसका शरीर अभी भी गीला था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अर्जुन दंग रह गया। वह बच्चा पास आया, नदी के किनारे रुक गया। अर्जुन को उन्हीं आंखों से देखा जैसी काली की थीं, कोमल लेकिन मजबूत आंखें। अर्जुन मुस्कुराया, उसके आंसू बस यूं ही गिर पड़े। तो तुम्हारे बच्चे भी हैं? अगली सुबह अर्जुन उसी जगह लौटा, लेकिन उनके निशान गायब हो चुके थे। जो बचा था वह बस नदी के किनारे एक बड़ी टूटी हुई टहनी थी। वही टहनी जैसी पहले थी, लेकिन अब उसमें से एक छोटा हरे रंग का अंकुर निकल आया था। वह घुटनों के बल बैठ गया, उसे धीरे से छुआ। वह अंकुर जिंदा था, साहस के साथ मिट्टी को चीर कर निकल रहा था, जैसे कुछ अधूरा काम पूरा कर रहा हो। अर्जुन ने उसके चारों ओर थोड़ी मिट्टी खोदी, उस जड़ के पास एक छोटा सा पत्थर लगाया और फुसफुसाया, उस उम्मीद की तरह बढ़ो जो तुमने मुझ पर छोड़ी है। समय बीतता गया। 2 साल बाद अर्जुन को जिले के सर्वश्रेष्ठ युवा वन रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। वह संरक्षण संस्थानों के साथ मिलकर काम करता,
गांव के बच्चों को जानवरों के निशान पहचानने और पेड़ों को अवैध कटाई से बचाने का प्रशिक्षण देता। उसका घर अब ज्यादा मजबूत लेकिन साधारण था। सावित्री अक्सर बरामदे में बैठकर बच्चों को सड़क पर खेलते हुए देखकर मुस्कुराती थीं। जब भी अर्जुन गश्त से लौटता, वह घाटी में पैदा हुए हिरण, वापस घोंसला बनाने वाले हॉर्नबिल और उस रात की कहानी लाता जब उसने पहाड़ की ओर से एक कोमल दहाड़ सुनी थी। सभी लोग उस कहानी को जानते थे। सभी को विश्वास था कि जंगल का रक्षक काला तेंदुआ अभी भी उत्तर की धुंध के पीछे जिंदा है, एक ऐसा जीव जो उन्हें इंसानों के लालच से बचाता है। लेकिन सिर्फ अर्जुन ही जानता था कि उस किंवदंती के पीछे एक ऐसा बंधन था जो कभी नहीं टूटा। एक शाम बारिश धीरे धीरे हुई। अर्जुन घर के सामने बैठा था, उस बड़ी टहनी को देख रहा था जो अब आंगन के किनारे एक युवा पेड़ बन चुकी थी। उसके पत्ते घने थे, उसका तना मजबूत था और उसकी जड़ों के बीच वह छोटा सा पत्थर था जिसे उसने कभी लगाया था, एक अटूट दोस्ती का प्रतीक। हवा धीरे धीरे चली। उन पत्तों को हिलाते हुए अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद काली, तुमने न केवल मुझे मौत से बचाया बल्कि मुझे जीने का मतलब भी सिखाया। कई साल बाद गिरिवन गांव उस क्षेत्र का सबसे अच्छा संरक्षण गांव का उदाहरण बन गया। बच्चे जंगल को एक डरावनी जगह के रूप में नहीं बल्कि एक घर के रूप में जानते हुए बड़े हुए। वे एक गरीब युवक की कहानी जानते थे जिसकी जिंदगी एक काले तेंदुए को बचाने के बाद बदल गई थी, और कैसे उस कहानी से गांव में एक नई कहावत का जन्म हुआ, जिसे तुम आज बचाते हो सकता है कल वह तुम्हें बचाएगा। और कुछ खास रातों में जब पहाड़ की चोटी से धुंध उतरती तो गांव वाले अभी भी जंगल की ओर से एक कोमल दहाड़ सुन सकते थे। कोई खतरे की आवाज नहीं बल्कि एक गीत की तरह, एक ऐसे जीव का गीत जो रक्षा करता है और एक ऐसी याद का जो कभी नहीं मरेगी।